हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कैम बूस्टर इंस्टीट्यूट। और ये वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है मानसरोवर पब्लिक स्कूल बाबरी शामली की ओर से। तो आज हम चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर एक, पॉपऑफ्स रूल। नंबर दो, सिफ बेस्ड टेस्ट। सिफ बेस टेस्ट। और नंबर तीन है बेटा हेलो फॉर्म टेस्ट। हेलो फॉर्म टेस्ट। और लास्ट नंबर चार जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, आज हम चार चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक पॉपऑफ रूल है। लास्ट लेक्चर में आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा कीटोन्स का, एल्डिहाइड्स का, तो वहीं से कीटोन्स के रिडक्शन से रिलेटेड होता है पॉपऑफ रूल्स। और दूसरे नंबर पर आप पढ़ेंगे सिफ बेस टेस्ट। और थर्ड नंबर पर आप पढ़ेंगे हेलो फॉर्म टेस्ट। और नंबर चार पर आप पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले शुरू करते हैं पॉपऑफ्स रूल। पॉपऑफ्स रूल क्या होता है बेटा, नाम लिख देते हैं। नंबर एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, नंबर वन पॉइंट, पॉपऑफ्स रूल। पॉपऑफ्स रूल बेटा हम डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में हमने, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो पॉपऑफ्स रूल जो होता है वो कीटोन के ऑक्सीडेशन से रिलेटेड होता है। और ध्यान रखिएगा, ये बताता है केवल आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन के बारे में, कि जब किसी भी अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ ही रहता है। इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे ये कोई हमारे पास एक कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। ठीक है बेटा, एक बार और सुनेंगे। पॉपऑफ्स रूल हमें बताता है अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के बारे में। और यह कहता है कि जो अनसिमेट्रिकल कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो स्मॉल एल्किल ग्रुप के साथ ही रहता है या उसके साथ ही चला जाता है। देखिए कैसे, जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने कल बताया था आपको, जैसे KMnO4 कोमा, या इसकी जगह आप K2Cr2O7 ले सकते हैं, या आप HNO3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाएगा या ऑक्सीडेशन होगा तब आपको दो प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। पहली कंडीशन तो ये होगी CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इस प्रकार बेटा। और प्लस में आपको प्राप्त होगा इस वाले पार्ट का एक एसिड, यानी CH3 CH2 C डबल OH, इस प्रकार से। ये मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा। अगर मेजर प्रोडक्ट ठीक है, दोनों ही मेजर प्रोडक्ट। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, आप देखेंगे जो ये स्मॉल एल्काइल ग्रुप था, स्मॉल एल्काइल ग्रुप, इसी के साथ ये कार्बोनिल यहां पर चला गया। दूसरी कंडीशन ये है ऑक्सीडेशन, कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है इस बल्कि या बड़े एल्काइल ग्रुप के साथ चला जाए, तब उस कंडीशन में आपको इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त होगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इस प्रकार से। और साथ ही
आपको प्राप्त होता है यहाँ पर HCOOH, ठीक है बेटा, यानी फॉर्मिक एसिड। तो इस प्रकार से यदि प्रोडक्ट बनता है तो ये कहलाएंगे माइनर प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। एक बार और सुनेंगे पॉपऑफ्स रूल क्या बताता है। पॉपऑफ्स रूल बताता है अनसिमेट्रिकल कीटोन के ऑक्सीडेशन के बारे में, और कहता है कि अनसिमेट्रिकल कीटोन का जो कार्बोनिल पार्ट होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, वो स्मॉल एल्काइल के साथ रिमेन रहता है, उसी के साथ वो चला जाता है, जैसे यहाँ पे करके दिखाया। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। दूसरी कंडीशन में माइनर प्रोडक्ट भी बनता है कि जो अनसिमेट्रिकल कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो बल्कि या बड़े एल्काइल ग्रुप के साथ चला जाता है, और आपको इस प्रकार से माइनर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ये होता है पॉपऑफ्स रूल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिफ बेस टेस्ट। नंबर 2 पे आता है सिफ, SCHIF, सिफ बेस टेस्ट। सिफ बेस टेस्ट, सिफ बेस टेस्ट बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स की पहचान के लिए किया जाता है, और इसमें जो रिएक्टिव स्पीसीज होती है, रिएक्टिव स्पीसीज, जो रिएक्टिव स्पीसीज होती है वो होती है एजोमेथिन, यानी RCH+ONR, इस प्रकार ये होती है एजोमेथिन। एजोमेथिन ये होती है बेटा रिएक्टिव स्पीसीज, किसमें, सिफ बेस में। अब देखते हैं ये सिफ बेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। सिफ बेस का फॉर्मेशन होता है किसी एल्डिहाइड से, जैसे ये RCH+O, कोई भी एल्डिहाइड, और साथ ही एक अमोनिया का डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव कैसा, एल्किल डेरिवेटिव। देखिए ये तो हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्लस अमोनिया का डेरिवेटिव NH2R डैश, इस प्रकार है। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हो जाएगा, यानी -H2O, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी और थोड़ा सा टेम्परेचर में, और आपको प्राप्त होती है डाइएजोमेथिन, यानी RCH+NR डैश। ये होता है बेटा सिफ रिजेंट या सिफ बेस, SCHIF, सिफ बेस। ये हो गया सिफ बेस। अब सिफ बेस का कार्य क्या होता है बेटा, इसका वर्क क्या होता है। सिफ बेस क्या करता है बेटा, जो एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, और एल्डिहाइड्स में भी जो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या वो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स हो, ये तीनों यानी एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन तीनों सिफ बेस के साथ टेस्ट देते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस एक है, इस बात का है कि जो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो सिफ बेस के साथ बड़ी तेजी से पिंक कलर प्रोड्यूस करते हैं, पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं, जबकि जो बचे एरोमेटिक एल्डिहाइड और आपका कीटोन्स, ये सिफ बेस के साथ बहुत धीमे धीमे पिंक कलर का सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, या हम कहें कि जो इनकी रिएक्शन होगी पिंक कलर के फॉर्मेशन की वो बहुत ही स्लोली होगी। देखिए हमने बताया आपको जो सिफ बेस होता है, सिफ रिजेंट होता है, वो एलिफैटिक एल्डिहाइड के साथ बड़ी तेजी से स्पीडली रिएक्शन देगा, यानी एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड कौन सा बेटा, एलिफैटिक एल्डिहाइड, लिख देता हूं एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड, और प्लस सिफ रिजेंट। सिफ रिजेंट क्या होता है, ये होता है RCH+NR डैश। तो ये आपको प्रोड्यूस करता है या प्रदान करता है क्या, पिंक कलर, पिंक कलर
सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, यानी जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स है वो सिर्फ बेस के साथ बड़ी तेजी से, हम कहें कि रैपिडली पिंक कलर का सॉल्यूशन क्रिएट करता है, जबकि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं वो रैपिडली पिंक कलर का सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करते, वो बहुत स्लोली या धीमे धीमे ही पिंक कलर का सॉल्यूशन करते हैं। इसकी हेल्प से आप एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स में डिफरेंस कर सकते हैं और साथ ही कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में भी डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा सिप बेस टेस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट है नंबर 3 पर आता है बेटा हैलोफॉर्म टेस्ट। नंबर 3 पे आता है हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म टेस्ट, हैलोफॉर्म टेस्ट में हैलोफॉर्म यानी CH3, हैलोफॉर्म, हैलोफॉर्म, हैलोफॉर्म का जो टेस्ट होता है उसमें हैलोफॉर्म बनती है, हैलोफॉर्म टेस्ट में हैलोफॉर्म बनती है। अब ये हैलोफॉर्म कैसे बनती है यही मेन बात है। इसके लिए आपको एक रिजेंट चाहिए होगा जो होता है सोडियम हाइपोहैलाइट, सोडियम हाइपोहैलाइट। अब ये सोडियम हाइपोहैलाइट जो रिजेंट है ये कैसे क्रिएट होता है ये आप देखेंगे। सोडियम हाइपोहैलाइट NaOH और हैलोजन की आपस में रिएक्शन से क्रिएट होगा। देखिए कैसे, ये कोई हमारे पास हैलोजन है X2 हैलोजन, हैलोजन प्लस NaOH, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्रिएट करता है यहां से NaOX, ये होता है बेटा सोडियम हाइपोहैलाइट, सोडियम हाइपोहैलाइट। ठीक है, और बचा क्या HX प्लस HX यानी हैलोजन एसिड। अब ये सोडियम हाइपोहैलाइट ही रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ। देखिए कैसे, ये हमारे पास कोई कीटोन है RC डबल बॉन्ड O, एक रिएक्शन तो ये हो गई, दो करा देंगे, 3 करा देंगे इसमें। RC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NaOX, तो ये प्रोड्यूस करता है बेटा RC डबल बॉन्ड O Na प्लस हैलोफॉर्म यानी CHX3, यही होता है हैलोफॉर्म, हैलोफॉर्म। ठीक है बेटा, एक इसमें एग्जांपल और देख लेते हैं, नंबर 2 या सेकंड कह सकते हैं आप। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जब आपने कीटोन का यूज किया, ये कीटोन है एसेटोन प्लस NaOI, इस बार हम सोडियम हाइपो आयोडाइड लेते हैं, सोडियम हाइपो आयोडाइड। ठीक है बेटा, देखिए आपको प्राप्त होगा CH3C डबल बॉन्ड O Na पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार। सोडियम एसिटेट, ये बना बेटा सोडियम
एसेटेट प्लस CH3 सोडियम आयोडोफॉर्म आयोडोफॉर्म ये बेटा येलो कलर का होता है, यानी ये येलो कलर का पीपीटी बनाता है, प्रिसिपिटेट। आयोडोफॉर्म येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनाता है। एक रिएक्शन और कर लेंगे इसमें, नंबर 3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड। जब हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं, देखिए अब आपको प्राप्त होता है CH3 C डबल बॉन्ड O निगेटिव Na पॉजिटिव, यानी सोडियम एसिटेट प्लस CHCl3। ठीक है बेटा, ये होगी आपकी क्लोरोफॉर्म 4। इस प्रकार ये हो गया बेटा हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए जरूरी होता है क्या? हेलोफॉर्म का बनना। हेलोफॉर्म का बनना कैसे हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है? वो हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से सोडियम हाइपोहैलाइड का फॉर्मेशन होता है, जो एक रिजल्ट का यहां पर कार्य करता है। यानी ये रिजल्ट सोडियम हाइपोहैलाइड रिएक्शन करता है कीटोन के साथ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी कीटोन किस कंडीशन में हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म का टेस्ट किस कंडीशन में वो देगा। क्यों? कीटोन के पास हैविंग देखिए किस कंडीशन में हेलोफॉर्म का टेस्ट कीटोन जो है वो देंगे, हैविंग एट लीस्ट 1 methyl ग्रुप। यानी कीटोन का जो कार्बोनिल पार्ट होता है इसके साथ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप अवश्य ही लगा होना चाहिए। ठीक है बेटा, यानी वे ही सब्सटेंस या वे ही कार्बोनिल ग्रुप के कंपाउंड हेलोफॉर्म को टेस्ट जो है देंगे जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप से लगता हुआ एक मिथाइल ग्रुप होगा। इसके अलावा एक कंपाउंड और होता है एथिल अल्कोहल, जो हेलोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट देता है। यह आपने ध्यान रखना होगा, ये एथिल अल्कोहल भी हेलोफॉर्म का टेस्ट देती है, यानी CH3CH2OH ये भी हेलोफॉर्म का टेस्ट देती है। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो रह गया अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। अल्फा हाइड्रोजन के बारे में अब हम डिटेल में जानते हैं। What are alpha हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन क्या है? देखिए अल्फा हाइड्रोजन को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी। आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो NH2 हो, COOH हो यानी एमीन हो, कार्बोक्सिलिक हो, अल्कोहल हो या कार्बोनिल हो,
कोई भी ग्रुप जब किसी कार्बन से अटैच होता है और वो पहला कार्बन जिससे कोई भी ग्रुप अटैच हो रहा है वही होता है अल्फा कार्बन। देखिए जैसे मैं कार्बोनिल ग्रुप की बात करूं या इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं हम, ये कोई भी CH3 CH2 CH2 COOH, तो ये जो पहला कार्बन है बेटा, कार्बन नंबर 1 2 3, जो ये पहला कार्बन है यही होता है बेटा अल्फा कार्बन। ये रहा अल्फा कार्बन, क्योंकि ये जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस कार्बन से अटैच है। तो जब इस कार्बन से अटैच है तो यही मेन कार्बन है और यही कहलाता है अल्फा। मेन मतलब अल्फा, अल्फा मतलब मेन, तो ये होता है अल्फा कार्बन। इससे लगता हुआ नेक्स्ट कार्बन होता है बीटा कार्बन, उससे नेक्स्ट गामा कार्बन, उससे आगे डेल्टा, इस प्रकार से इनके नोमेनक्लेचर होता है। तो ये होता है बेटा अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन या इससे अटैच हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, ये होता है अल्फा हाइड्रोजन। अब इस अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी पढ़ेंगे हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ। यानी जब ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होता है तो इसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है उसकी स्टडी अब हम करेंगे। देखिए अब आ गए हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है कोई C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ अटैच है कोई भी हाइड्रोजन या कार्बन, और कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, इस प्रकार। तो ये हुआ अल्फा हाइड्रोजन और ये हुआ अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा हाइड्रोजन की जो नेचर होता है, टेंडेंसी होती है, वो एसिडिक होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, और वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इस कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, इस कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर को कमजोर करता है, और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का हो जाता है। इसका एक कारण तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, दूसरा होता है कि इसमें एक रेजोनेंस पाया जाता है। देखिए कैसे, जैसे ही कोई बेस इसके कांटेक्ट में आएगा, दोबारा बना के दिखा देते हैं हम आपको, क्योंकि रेजोनेंस समझाना होगा तो स्ट्रक्चर सेपरेटली बनानी होगी। देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, और उसके साथ अटैच है अल्फा हाइड्रोजन, इस प्रकार। और कोई बेस आया, बेस बी निगेटिव, और वो इस कार्बन को ले गया, इसको रिमूव कर दिया। तो ये इस प्रकार से एक स्पीसीज बनेगी C डबल बॉन्ड O C निगेटिव, और ये बेस हुआ, और जिससे प्रोटॉन लेकर गया ये हो जाता है उसका कॉन्जुगेट बेस, यानी ये बन गया कॉन्जुगेट बेस।
और इसी में पाया जाता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे होगा इसमें, यानी ये रेजोनेटिंग स्टेबलाइज कैसे होता है। देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर शिफ्ट होता है और ठीक उसी समय ये कार्बोनिल के ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है। दो लोन पेयर पहले से ही ऑक्सीजन के पास होते हैं, लेकिन एक बॉन्ड और शिफ्ट हो गया। रेजोनेंस के लिए हम डबल हेडेड एरो का यूज करते हैं और इस प्रकार CO निगेटिव, दो लोन पेयर तो पहले से ही थे और एक लोन पेयर आ गया निगेटिव चार्ज का, तो इसलिए ऑक्सीजन के पास अब हो गए 3 लोन पेयर और यहां पर आ गया अब ये डबल बॉन्ड। इस प्रकार से इस स्टेबल रेजोनेंस स्टेबल स्ट्रक्चर, तो जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसके एसिडिक कैरेक्टर का मेन रीजन होता है पहला रीजन तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। दूसरा होता है रेजोनेंस स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रेजोनेटिंग स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इस पर तो ये दो मेन कारण होते हैं अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी के, यानी जो कार्बोनिल ग्रुप का लगते हुए कार्बन से जो अल्फा हाइड्रोजन अटैच है उस अल्फा हाइड्रोजन की जो टेंडेंसी होती है, जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, या हम कहें कि ये मोर रिएक्टिव होता है। और इसकी रिएक्टिविटी के दो मेन कारण हैं, एक कारण है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, दूसरा होता है रेजोनेटिंग स्टेबलाइज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही।